नमस्कार आप सभी का। ध्यान दें, आज का मेरा टॉपिक नवोदय के बारे में है, बहुत खास। बेशक नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, डेफिनेटली आपके मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन वहां जरूर हो। लेकिन अगर 1% भी आपका बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता है तो ये जरूर देख लीजिए, हो सकता है ना कई बच्चे, कई पेरेंट्स जो नवोदय की तैयारी कर रहे हुए और एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, उनसे उन पेरेंट्स को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं कि पहले आप जिस चीज के लिए दौड़ रहे हैं, बच्चों को अपने छोटे छोटे से जो 6-7 ईयर के हैं आजकल, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से ही आप शुरू कर देते हैं नवोदय की कोचिंग के लिए, उनको 5th में जाकर एग्जाम होना, लेकिन कंटिन्यू बच्चे जैसे IAS की तैयारी कर रहे हो उस तरीके से उन पे डबल बर्डन पड़ता है। एक तो 5th बोर्ड का प्रेशर, उसके लिए तैयारी करना, स्कूल का अपना होमवर्क और प्रेशर, साथ ही साथ उनको मॉर्निंग इवनिंग में नवोदय की कोचिंग। और क्यों ना करें, क्योंकि पेरेंट्स ने उस नवोदय की कोचिंग के लिए 20,000, 30,000, 40, कई पेरेंट्स से तो 50,000 रुपए तक बर्बाद किए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम बर्बाद कर दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो सच्चाई मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ सिलेक्शन की, वो कोई कोचिंग सेंटर वाला आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा साहब? क्योंकि उनको अपनी दुकान चमकानी है ना, क्योंकि उनको तो चाहिए आपसे, आपके बच्चे को अगर बता देंगे कि आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हो उसकी कोई मंजिल ही नहीं है, आपको ऐसी दौड़ में दौड़ाया जा रहा है जहां उसका अंत ही नहीं है, तो आप अपने बच्चे को क्या उस टेंशन में डालोगे, उस डिप्रेशन में, उस इंसल्ट को फील करवाने के लिए, जहां उनका कॉन्फिडेंस ही लो हो जाए हमेशा के लिए, उस राह पे अपने बच्चों को भेजोगे? नहीं ना। तो एक बार जरूर ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखने वाला हूं, उसके बाद सिलेक्शन कीजिए कि क्या आपके बच्चे के लिए नवोदय का एग्जाम देना कितना जरूरी है, और जरूरी है तो किस तरीके से तैयारी करनी है, और क्या वो कोचिंगों में पैसे बर्बाद करना जरूरी है, या बच्चे के लिए कितनी सीट्स हैं और किस तरीके से आपके बच्चे को तैयारी करनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय का सीट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब इसमें कई टाइप की कैटेगरी में आपके बच्चे को सीट्स ऑफर की जाती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एरिया वाइज होता है, रूरल एरिया एंड देन अर्बन एरिया, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, जिसमें आप देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 75% कोटा रिजर्व रहता है, और जो सिटी के लिए अर्बन एरिया जो रहता है हमारा शहरी क्षेत्र, उसके लिए 25%। दैट मीन्स ओवरऑल जो सीट्स है वो केवल 80 है, 80 सीट। किसी भी जिले के नवोदय के लिए जो 6th क्लास में सिलेक्शन लिए जाते हैं वो सिर्फ साहब 80 सीट के लिए लेकिन लिए जाते हैं, 80 से ज्यादा नहीं। उसी में से 75% दैट मींस 60 सीट आपकी ग्रामीण कोटे के लिए और 20 सीट जो रहेंगी वो अर्बन सीट कोटे के लिए। ठीक, अब इसके बाद आप आगे चलते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सीट्स का होता है वो होता है गर्ल्स एंड बॉयज एंड अदर्स के वाइज। जैसे कि टोटल 80 सीट्स में से गर्ल्स के लिए 33% सीट रिजर्व है। दैट मीन्स 26 से 27 सीट जो रहेंगी वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। अब अगर आपका कैंडिडेट बॉय है तो 67% सीट्स के लिए उसको फाइट करनी है, जो कि सीटों की संख्या सिर्फ 53 और 54। ध्यान दीजिए, मैं ये बात कर रहा हूं पूरे जिले में जो 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो सभी फॉर्म भर रहे हुए हैं 5th क्लास में। ऑब्वियसली कोई बच्चा पढ़ रहा है तो नवोदय का फॉर्म तो क्रेज में, और वो जब फॉर्म भरता है तो उसके लिए इतनी ही सीटें अवेलेबल हैं, टोटल 80, और 80 में से गर्ल्स के लिए इतनी, बॉयज के लिए इतनी। ठीक है, और जिसमें सीटों की संख्या भी यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद थर्ड कैटेगरी में जाते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपका कैंडिडेट SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज एज पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन अप्रॉक्स 15%, डिस्ट्रिक्ट का जो कास्ट वाइज आपका रेशियो रहता है उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट स्टैंडर्ड जो है वो 15% सीटें रिजर्व है, जो कि SC कैटेगरी में आती है सिर्फ 12 सीट, चाहे वो गर्ल हो या बॉय, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग 12 सीट। ST के कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 7% स्टैंडर्ड माना जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये 6 से 7 सीटें सिर्फ उनके लिए रहेंगी, इसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों शामिल रहेंगे। OBC का कैंडिडेट अगर आपका बच्चा है तो पूरे जिले में सिर्फ 27% उसके लिए सीट रहेंगी। आउट ऑफ 80 अगर आप उनको देखें तो सीटों की संख्या 21 सीट्स ही मिलेंगी साहब, गर्ल्स बॉयज दोनों को मिलाकर। अब इसके बाद अगर बच्चा जो PWD कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, दिव्यांग जो बच्चे रहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन 3% रहता है, तो 2 से 3 सीटें उनको भी दी जाती है। इसके बाद बचता है जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी, जिसमें मेरिट में आने वाला कोई भी बच्चा या इन सीटों पर दावा कर सकता है, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। तो इनकी भी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है साहब, सिर्फ 48 से 50% रहेगा, और 40 सीट्स इनके लिए अलॉट की जाएंगी। इस तरीके से मिलकर बनता है हमारा 80 सीट्स का ये जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप मुझे ये बताइए, इतने हजारों बच्चों के फॉर्म्स, सिर्फ 80 सीट, अब आपकी कैटेगरी कितनों में बट गई? पहले ग्रामीण शहरी, फिर गर्ल्स बॉयज होना, उसके बाद इन कैटेगरीज से आपका बच्चा, सपोज ही करो कि आप जनरल में ही हो या आप OBC से ही बिलोंग कर रहे हो, तो सिर्फ 21 सीट आपके खाते में है, और पूरा जिला, इसमें लड़कियां भी शामिल है, सारे कोटे शामिल है, ये सभी 80 का बंटवारा है। कितने % संभावनाएं बनती हैं आपके बच्चे के सिलेक्शन की? सब 0.00, और उसके बाद एक आध जोड़ लेना, 2 जोड़ लेना। तो इतने फॉर्म के बीच अगर आप अपने बच्चे पे ऐसे में प्रेशर दे रहे हो, और कोई कोचिंग वाला ये दावा करता है कि हमारे यहाँ से कोचिंग पढ़ो 20,000 रुपए सालाना में, 30,000 में या 40,000 रुपए में, वॉटेवर, और सेकंड से पढ़ो, फर्स्ट से पढ़ो, नर्सरी से पढ़ो, ताकि हम अपने बच्चे का बेस अभी से तैयार करें, तो साहब कभी उनसे ये पूछ भी लीजिए कि हमारे बच्चे को जो आप इतना प्रेशर दे रहे हो, आपकी बातों में आकर हम अपने बच्चे को अभी से डबल स्टडी करवा रहे हैं, जो कि उसके मासूम की खेलने कूदने की उम्र है, जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट की एज है, उसमें हम उसको मॉर्निंग इवनिंग में ना किस तरीके की डाइट दे रहे हैं कि एक प्रेशर, नेगेटिव इंपैक्ट वो पड़ता ही है। क्योंकि जब आप पैसे खर्च करने लगते हैं ना, तो आपके सिर्फ इमोशन काम नहीं आते, वो फाइनेंशियल जो लॉस हो रहा होता है ना, उसको लेकर भी बच्चे पर दबाव बनता है कि आपको ये एग्जाम निकालना है, एक सीट तो रिजर्व करनी है।
लेकिन बच्चा क्या करे? क्या दिख रहा है आपको कहीं सीट आपके बच्चे के लिए? अगर आप ओबीसी या किसी एसटी के कैटेगरी से ही आप बच्चे आए या जनरल कैटेगरी में ही है, तो आप अंदाजा लगाइए जिले के हजारों बच्चे और उनमें सिर्फ 40 सीट, और उनमें भी इन कैटेगरी से कोई भी बच्चा आता है तो उसका दावेदारी वहां पर भी है। अब ऐसे में आपने पता चल रहा है 3 साल में 50,000 रुपए, 60,000 रुपए या लाख रुपए बर्बाद कर लिए, बच्चे पे कितना बड़ा प्रेशर रहता है। अब बच्चा क्या करे? अगर सीट होती तब तो उसको सीट मिलती ना, जब सीट ही इतनी है और आपका प्रेशर 3-4 साल लगातार चल रहा है। ऑब्वियसली लास्ट में रिजल्ट वही आना है जो आना है। आपके बच्चे को सीट अगर नहीं मिल पाती, असली प्रॉब्लम तो वहां से शुरू होती है कि सीट तो मिली नहीं, मिल गई तो बहुत वेल एंड गुड, लेकिन जब सीट नहीं मिलती उसके बाद क्या होता है? बच्चे के जो क्लास ग्रुप के बच्चे रहते हैं वो उससे बार बार पूछते हैं, क्यों? आपने तो इतनी तैयारी की थी, आपके पेरेंट्स तो मॉर्निंग में इवनिंग में दोनों टाइम बड़ी बड़ी कोचिंग में लेकर जा रहे थे, 20-30 हजार रुपए महीने का सालाना आपका दे रहे थे कोचिंग की फीस का, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुमको कुछ नहीं आता। और तो और जब कोचिंग पढ़ रहा होता है बच्चा, जब उनकी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, हो सकता है आपके बच्चे की 3rd 4th रैंक आ जाए, बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो वहीं से हो जाता है सब चालू। क्या एक एग्जाम ये डिसाइड कर देगा जिसमें उसकी सीट ही नहीं है कि बच्चा फ्यूचर में सक्सेस होगा या नहीं होगा? तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए, देखिए, चीजों को समझिए, उसके बाद कोई चीज के लिए आगे बढ़ाइए। ऐसे अंदाजे से कुछ भी कर देना, ये क्लियर लिखा हुआ है, आप नवोदय की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर ये सारे आंकड़े आपको क्लियर टू क्लियर मिल जाएंगे। उसके बाद भी अनजाने में ही आप अपने बच्चे को एक ऐसे वॉर में झोंक रहे हो। कोई आपको ये बातें नहीं बताएगा, कोई कोचिंग वाला नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ जितने ज्यादा कैंडिडेट, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे, पता चलेगा पूरे जिले में 80 तो सीट ही है और उनके कोचिंग के एक बैच में 80 से ज्यादा बच्चे, और दिन भर में पता चल रहा है ना कि वो 80 क्या, वो 200-400 बच्चों को तो एक एक कोचिंग वाला पढ़ा रहा है। और जिले भर में अगर ऐसी सभी कोचिंग्स का आप देखने लगो ना, तो पता चलेगा कि हजारों बच्चे, 2-4-10,000 बच्चे तो कोचिंगों में पैसे दे ही रहे हैं। अब बताइए, क्या कोचिंग वाला ये गारंटी देगा कि हम आपसे जो पैसे ले रहे हैं इसके बदले में आपके बच्चे को एक सीट भी दिला देंगे? और अगर वो एक सीट भी दिलाने का आपको गारंटी दे रहे हैं तो बेशक आप डबल पैसे उसको दीजिए, क्योंकि वो सीट्स कहां से लेकर आएंगे? वो कुछ ना कुछ बहाना बना के आपको ये बात कह देंगे अल्टीमेटली कि बच्चे का यहाँ परफॉर्मेंस वीक रह गया, इसमें नंबर कम हो गए, उसमें नंबर कम हो गए। उनके पास कई बहाने हैं, क्योंकि अगला बैच उनका फिर से तैयार है। आपका 5th क्लास खत्म हुआ, चलो जाने दो। और फिर भी कई कोचिंग वाले तो ये भी कह देते हैं कि 8th से सिलेक्शन करा देंगे। तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जब 6 से बच्चा एंट्री लेता है, 6 से 7 पढ़ता है, 8th पढ़ता है, और उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि 6, 7, 8 पढ़ने के दौरान कोई बच्चा वहां नवोदय में नहीं रह पाया, तो वो आकर 9th से उसकी सीट जो वेकेंट रहती है 9 में, वो 9 से सिलेक्शन लिए जाते हैं। वो महज इसी कैटेगरी में से जो बच्चा मूव करेगा, जिस कैटेगरी का गर्ल बॉय जो भी मूव करेगा, सिर्फ उसके लिए वो सीट रिजर्व रहेगी। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए भी कोचिंग वाले ये बात आपको नहीं बताएंगे कि कितनी सीट्स फिर से अनाउंस की गई हैं, कितने पे आपके दावे या कितने सीट्स के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, किस कैटेगरी से आवेदन लिए जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे। उनको सिर्फ आपके बच्चे का एंट्री करवाओ, आप 2nd में भी पैसा लेंगे, 3rd में भी पैसा लेंगे, 4th 5th सब क्लासेस में बढ़िया आप उनको पैसे देते जाओ और बच्चे पे प्रेशर देते जाओ। और अल्टीमेटली जब बाद में जब बच्चे को सीट ना होने की वजह से सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है आपके बच्चे को, फिर बच्चे का सबसे बड़ा टेंशन शुरू होता है। हम लोग देखते हैं बच्चों को, पता है जब वो बच्चा लौट के आता है कैसा गया पेपर, हर बच्चा उससे पूछेगा, हर टीचर उससे पूछेगा, इवन आप भी, मोहल्ले में सभी लोग, कैसा गया, ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे, उनकी तुलना की जाएगी, फलाना बच्चा अच्छा पढ़ता है, तुम पे हमने इतने पैसे लगाए। क्या इफेक्ट पड़ेगा उतने नाजुक से बच्चे पे? इतना मासूम, इतनी छोटी उम्र में जो खेलने कूदने की उम्र है, उसको तो पता ही नहीं है कि वो एक ऐसी अंधी दौड़ में दौड़ा था जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। और उसके पेरेंट्स ने भी ये चीज नहीं समझी और उसको दौड़ा के फालतू में और उस पर दोषारोपण रखा जा रहा है। बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बचता नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटीज उसको घेरने लगती हैं, वो हमेशा ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में खुद को कमतर आंकता है। उसको यही लगता है कि मुझ में कोई कमी है, मैं ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता हूँ, मैं शायद किसी काम का नहीं हूँ, लूजर नहीं हूँ। इस टाइप की कई चीजें उस बच्चे के दिमाग में आती हैं। और यकीन मानिए ये पूरे ताउम्र, क्योंकि जब वो कच्ची मिट्टी का गड़ा रहता है ना उस एज में, जबकि वो पता चल रहा है कि 7-8 ईयर से लेकर वो पता चलता है कि 10, 12, 11, इन साल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। उस मेंटल डेवलपमेंट के फेज में आप अपने बच्चे को ये गिफ्ट देते हो कि वो ताउम्र कॉन्फिडेंस ही नहीं जो जुटा पाता कि किसी बड़ी चीज के लिए, किसी बड़े टारगेट के लिए वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं है। वो अपनी सारी क्षमताएं खो देता है, उसको हमेशा यही लगने लगता है कि भाई दूसरे मेरे से बेहतर है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इन सब चीजों को समझिए, इन सब चीजों को देखिए कि कितनी सीट आपके कैटेगरी में आपके बच्चे के लिए है, तभी उसको उस सीट के लिए दावेदारी पे आप आगे बढ़ाइए। ध्यान दीजिए, नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, उसमें आपके बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि बच्चे का बचपन ही छिन जाए और वो महज सिर्फ ना हमेशा के लिए जो आगे आने वाली जो उसकी चुनौतियां हैं उनके लिए वो अपना दोबारा से हौसला जुटा ही ना पाए। क्योंकि क्या होगा, 12th तक नवोदय में पढ़ेगा, बस इसके बाद तो आकर उसको वापस से शिक्षा व्यवस्था में ही जाना है, कॉलेज तो उसको लगातार करना ही है। ऐसा थोड़ा कभी होता है कि 12th वहां से कर लिया तो सीधा जॉब लगी हुई मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपका बच्चा अपना बचपन जरूर खो देता है, तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। बच्चे को नहीं, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं रहता बेचारे को, लेकिन एक उसके ना फ्यूचर में एक ये बहुत बड़ा बदलाव इस टर्निंग पॉइंट से होकर गुजरता है। तो प्लीज ध्यान दीजिए कि बच्चे को ऐसी अंधी दौड़ में आप ना झोंकें, उसके लिए सही चुने,
तैयारी अगर वो फॉर्म भरता है तो बेशक भरने दीजिए, और उसकी तैयारी भी कीजिए। रेफरेंस मटेरियल से वो हैप्पीली जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ाइए, ठीक है। और इस तरीके से उस पर प्रेशर मत दीजिए। ऑनलाइन भी उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रेफरेंस मटेरियल है अपने बच्चे के लिए। सिर्फ ये कहिए बेटा अगर सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इस एग्जाम को एंजॉय कीजिए। बस आप नॉलेज के लिए पढ़िए कि जाइए पेपर दीजिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, किस तरीके से आपको ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए कैसे जाकर दूसरे स्कूल में दूसरे किसी सेंटर में एग्जाम देना रहता है। गेम है वो एक्यूरेसी का है, रीजनिंग का है, आपकी इंटेलिजेंसी का है, तो आपको उसमें खुशी से बच्चे को एग्जाम देना ये बनता है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा इस एग्जाम में जिसका भी कोई रिजल्ट में चांसेस ही नहीं है, जो कि सच्चाई ही नहीं है, जो आपको ही नहीं पता है, उसके बाद उठाकर आपने उसको ऐसी अंधी दौड़ में झोंक दिया। तो प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, बच्चे को किसी ऐसी अंधी दौड़ में मत दौड़ाइए जिसके खामियाना बच्चे को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खोकर, अपनी डिग्निटी को खोकर, बच्चे का खुद का जो क्लास में सम्मान रहता है उसको खोकर, अपने आप को फेलियर समझते हुए आगे की जर्नी उसकी पढ़ाई की बढ़े। और कोचिंग सेंटर्स पे तो ज्यादा यकीन बिल्कुल भी मत कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, और अपकमिंग जो रिजल्ट्स हैं उसमें प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चे से उम्मीद करें, क्योंकि अगर आपने कोचिंगों में पैसे फेंके हुए हैं तो ये आपकी मिस्टेक है, ना कि आपके बच्चे की। तो एक अच्छे पालक होने का जिम्मेदारी निभाइए। थोड़ा सा आपको भी पहले ना ये चीजें समझ लेनी चाहिए। और जो अपकमिंग बैचेस के जो बच्चे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो पालक अभी फिर से नवोदय की तैयारियों में बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में अपने बच्चों को झोंकने वाले हैं, तो प्लीज वो इन चीजों का ध्यान रखते हुए फिर आगे अपने डिसीजन लें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और उम्मीद है नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, तो आपके सिलेक्शंस भी वहां हो जाएं। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.